Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you to your planet of English. हमने टेंसेस सीरीज को ख़त्म किया है। आज हम पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मीन्स आज हम वॉइस सीखेंगे और वॉइस पढ़ेंगे। तो वॉइस क्या होता है? द यूज ऑफ वर्ब्स टू नो इफ सब्जेक्ट डज समथिंग और समथिंग इज डन टू इट। वॉइस में दो बातें होती है, या तो वॉइस क्या है? एक किस्म का स्ट्रक्चर है, जुमला है, ठीक है। तो इस जुमले में या तो सब्जेक्ट खुद कोई काम करेगा, खुद हिस्सा लेके काम करेगा, तो उसको हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और या सब्जेक्ट एक्टिवली हिस्सा नहीं लेता। ये दोनों एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। जब सब्जेक्ट एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होता है तो उस जुमले को हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। और जिस जुमले में, जिस वॉइस में सब्जेक्ट पैसिव होता है, एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रहा होता, एक्टिवली हिस्सा नहीं लेता, तो उसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। अच्छा, तो एक्टिव वॉइस को पहले समझ ले। इसमें क्या होता है? द सब्जेक्ट इज टेकिंग पार्ट एक्टिवली। सब्जेक्ट इसमें एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है और वो हिस्सा लेता है। एग्जाम्पल को देखे, अहमद ईट्स द मील। देखे यहां अहमद हमारे पास सब्जेक्ट है, ईट्स हमारे पास वो भी मील ऑब्जेक्ट। तो ये खाना कौन खा रहा है? अहमद। तो इसका मतलब है जो हमारा सब्जेक्ट है वो अहमद है, और अहमद खुद ये एक्शन, ये ईटिंग का जो एक्शन है, ये वो खुद परफॉर्म कर रहा है, इसमें वो एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। तो ये जुमला क्या है? ये वॉइस, ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं पैसिव वॉइस में, तो मैंने बताया आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिवली हिस्सा नहीं लेता। इसके ये जो जो नाम है, जो वर्ड्स है, इसी से जाहिर है पैसिव, एक्टिव। देखे, जो लोग पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग, ये तो सुना होगा आप लोगों ने। एक्टिव स्मोकिंग वो होता है जो बंदा खुद स्मोकिंग में हिस्सा ले, जो खुद पीता हो, तो वो होता है एक्टिव स्मोकर। उसके आसपास में जो दोस्त वगैरह जो बैठे होते, जिस पे सिर्फ वो धुआं पड़ता है, जिस पे सिर्फ वो असर होता है, वो खुद हिस्सा नहीं लेता, वो सिर्फ असर लेते हैं, ठीक है। वो खुद स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन उस पे असर स्मोकिंग का होता है, तो उसको पैसिव स्मोकर कहते हैं, ठीक है। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्टिव मीन्स जो एक्शन खुद परफॉर्म करे, और पैसिव जो खुद एक्शन परफॉर्म ना करे, उस पर सिर्फ असर हो। तो यही मिसाल इसका भी है। एक्टिव में सब्जेक्ट खुद हिस्सा लेता है, खुद एक्शन परफॉर्म करता है। पैसिव में वो खुद हिस्सा नहीं लेता, उस पर सिर्फ वो काम होता है, वो सिर्फ असर लेता है, उस पर सिर्फ असर होता है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं पैसिव में, देखे, द मील is eaten by अहमद। तो देखो, यहां हमारा सब्जेक्ट क्या है? अहमद है। तो अहमद एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं, वो खुद ही एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्टिव वॉइस हो गया। इसको अगर हम पैसिव में कन्वर्ट करें, देखो, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये भी हमारा सब्जेक्ट है। द मील इज, ये बी फॉर्म है, मीन्स हेल्पिंग वर्ब है। द मील इज, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ईटन बाय अहमद। तो
अभी ये ईटिंग का काम जो हो रहा है, यहां देखे जो ईटिंग का काम हो रहा है, तो उसमें इस सब्जेक्ट का कोई काम है? यहां देखे इस मील का कोई काम है? मील खुद कुछ काम कर रहा है? खाना खुद कुछ काम कर रहा है? नहीं कर रहा। खाने को खाया जा रहा है, ये सिर्फ एक्शन रिसीव कर रहा है। ये मील, इस पे सिर्फ असर हो रहा है, किस चीज का? इस ईटिंग का। ठीक है, तो इसी में जो हमारा सब्जेक्ट है ये एक्टिव है, ये खुद ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसी में जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? वो पैसिव है, वो खुद काम नहीं कर रहा, उस पे काम हो रहा है, उसी पे काम हो रहा है, वो खुद कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा। मील को खाया जा रहा है, मील खुद कुछ काम नहीं कर रहा, मील पैसिव है। ठीक है, तो यहां सब्जेक्ट पैसिव, यहां सब्जेक्ट एक्टिव। इस कॉन्सेप्ट को समझ लें। अच्छा, पैसिव वॉइस, द सब्जेक्ट इज नॉट टेकिंग पार्ट इटसेल्फ। यही बात है जो मैंने यहां बताया आपको कि सब्जेक्ट खुद हिस्सा नहीं लेता, सब्जेक्ट पैसिव रहता है। इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है। ठीक है, बी फॉर्म जो है हेल्पिंग वर्ब जिसे कहते हैं, स्पोकन हमारा मेन वर्ब है। ठीक है, तो देखो इंग्लिश को बोला जाता है, तो ये जो स्पीकिंग हो रहा है ये किस चीज पे हो रहा है? इंग्लिश पे हो रहा है। इंग्लिश खुद तो कोई काम नहीं कर रहा ना, इंग्लिश खुद कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है ये हमारे पास पैसिव वॉइस है, क्योंकि इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है ये पैसिव है, ये खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, बल्कि ये एक्शन रिसीव कर रहा है, इसी पे एक्शन हो रहा है। ठीक है, ये पैसिव है, ये खुद कोई काम नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास पैसिव वॉइस हो गया। अच्छा, पैसिव वॉइस, ये तो हम इसके स्ट्रक्चर्स भी पढ़ लेते हैं टेंसेस के हिसाब से। हर एक टेंस की अलग अलग स्ट्रक्चर है, फिर उस पर फिर बाद में हम बात करेंगे, हर एक टेंस अलग अलग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इससे पहले ये समझ ले हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ती है, हम क्यों पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव वॉइस तो ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, तो क्यों पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं? तो देखे पहले ये पढ़ लेते हैं, व्हाई डू वी यूज पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हम कई सिचुएशंस है, कई केसेस है जिसमें हम इसको इस्तेमाल कर लेते हैं और ये यूजफुल भी होते हैं उस केसेस में। When the action is more important than the doer, जब हम एक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड हो बजाय एक्शन परफॉर्म करने वाले, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसको ज्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन जो एक्शन वो परफॉर्म कर रहा है उसी एक्शन को ज्यादा अहमियत देते हैं, तो उस केस में हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर लेते हैं। देखे 20,000 pounds और डोनेटेड टू द ऑर्फनेज, यतीम खाने को 20,000 पाउंड अतिया किए गए, यतीम खाने को 20,000 पाउंड दिए गए हैं। तो किसने दिए, किसने एक्शन परफॉर्म किया, इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हम इसे अहमियत देते। तो इस केस में जब हम सब्जेक्ट को अहमियत नहीं देते और ना सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन उसके काम को अहमियत देते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? पैसिव वॉइस इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि पैसिव में सब्जेक्ट की अहमियत ही नहीं होती। समझ गए? या दूसरा केस, द पर्सन हु परफॉर्म्स द एक्शन इज अननोन, जिसने एक्शन किया हो या जो एक्शन करता है वो हमें मालूम ना हो या हम उसके बारे में बताना ना चाहे, तो उस केस में भी हम इसे इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे दिस कैसल वाज बिल्ट इन 1840, एक किला है, एक घर है जो बहुत खूबसूरत बनाया गया है, उसको हम देख रहे और इसी के बारे में हम ये बताते हैं कि इस कैसल को, इस
घर को, इस महल को 1840 में बनाया गया था। अब हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते कि एक्शन किसने परफॉर्म किया था, किसने ये बनाया था। हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है? सिर्फ उस एक्शन में है, उस कैसल के बनाने में है, कि बस जब ये बनाया था तो कब की बात है? वो 1840 की बात है। हम उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते कि एक्शन किसने परफॉर्म किया था। सही है? तो हमारे पास क्या है? दिस कैसल वॉज बिल्ट इन 1840। तो ये कैसल जो है ना, ये कोई एक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा। ठीक है? इस पे एक्शन परफॉर्म हो रहा है या इस पे एक्शन परफॉर्म हुआ है, ये खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है। हमारे पास सब्जेक्ट है ना यहाँ पे। ठीक है? इसी जुमले का सब्जेक्ट हमारे पास ये है। तो हम इंटरेस्टेड किस चीज में है? इस कैसल के बनाने में। जिसने बनाया था उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो काम करने वाला जो था उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है, ना हम उसको अहमियत देते हैं। ठीक है? अच्छा, द डूअर ऑफ एक्शन इज ऑब्वियस। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जो एक्शन होते हैं, जो एक्शन परफॉर्म होते हैं, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, वो ऑलरेडी हमें पता होता है, वो क्लियर होते हैं कि ये किसने किया होगा। मैं आपको अगर बताऊं, द कल्प्रिट वॉज अरेस्टेड, तो कौन कल्प्रिट? मुजरिम को कौन अरेस्ट करता है? पुलिस। तो अभी इसमें हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती, जरूरत नहीं है। अगर हम लगाए तो भी कोई मसला नहीं, हम लगा सकते हैं। द कल्प्रिट वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये द पुलिस हम ना भी लिखे तो फिर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है और सेंस भी हमें दे रहा है और हमें पता भी चल रहा है कि कल्प्रिट को कौन अरेस्ट कर सकता है? पुलिस ही अरेस्ट कर सकती है। अच्छा, या द हाउस इज रॉब्ड, घर को लूटा गया है। तो कौन? डाकू लूटते हैं ना, डाकुओं ने लूटा है। तो जरूरत नहीं है कि हम रॉबर्स लिखें। द हाउस इज रॉब्ड बाय द रॉबर्स या द हाउस इज रॉब्ड बाय रॉबर्स, जरूरत नहीं है। रॉबर्स लिखने की जरूरत नहीं, एजेंट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी कंप्लीट है और हम उसमें इंटरेस्ट भी नहीं लेते। हम सिर्फ जो एक्शन हुआ है, जो एक्शन, जो काम हुआ है, हमारा काम उसके साथ है, हम सिर्फ उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। अच्छा, या वो सिचुएशन जो अनइंटेंशनल सिचुएशंस होते हैं, वो एक्शंस जो अनइंटेंशनली हो जाते हैं, जैसे द ग्लास इज ब्रोकन बाय मी, ये अनइंटेंशनल सिचुएशन है। अनइंटेंशनली ये ग्लास हो मुझसे टूट गया, ये हाथ से गिर गया और टूट गया, इरादतन मैंने ये नहीं तोड़ा। ठीक है? नीचे गिर गया, शीशे का ग्लास था और टूट गया। तो वो एक्शंस जो अनइंटेंशनली हो जाते हैं, उस केस में भी हम पैसिव वॉइस ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? द ग्लास इज ब्रोकन बाय मी, ये बाय मी में लिखूं या ना लिखूं? मैं ये तो एडमिट कर रहा हूं, मैं ये तो कन्फेस कर रहा हूं कि ये मैंने तोड़ दिया है, लेकिन अनइंटेंशनली मैंने तोड़ दिया है। अगर मैं यहां ये बाय मी लिखूं तो भी पैसिव वॉइस है, अगर ना लिखूं तो भी पैसिव वॉइस है, अगर लिखूं तब भी आप समझ गए होंगे कि ये अनइंटेंशनली हो गया, गैर इरादी तौर पर मैंने जानबूझ के नहीं तोड़ा। ठीक है? और अगर मैं ये ना लिखूं तो भी आप समझ गए हैं कि जानबूझ के नहीं किया। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर पे फिर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि हर एक टेंस के लिए इसकी अलग स्ट्रक्चर होती है। ठीक है? लेकिन एक चीज इसमें कॉमन होती है सारे पैसिव वॉइस में, बी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बी फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हर एक टेंस के जो पैसिव वॉइस होते हैं उसमें आपको बी फॉर्म मिलेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब मिलेगा। हर जगह पे पैसिव वॉइस आप यूज करें, इस्तेमाल करें, कन्वर्ट करें तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आप इस्तेमाल करोगे। ठीक है? और बी फॉर्म भी साथ में होगा। अच्छा, द बुक इज स्टोलन, द बुक सब्जेक्ट हो गया, इज बी फॉर्म हो गया, स्टोलन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। बी फॉर्म मुख्तलिफ होते हैं हर एक टेंस के।
ठीक है। प्रेजेंट के इज एम आर, पास्ट के वॉज व, फिर परफेक्ट के जो होते हैं बीन, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, उसके हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ बी फॉर्म जो लगता है वो बीन होता है पैसिव वॉइस में। और कंटिन्यूस फॉर्म बीइंग, BEING बीइंग। तो ये फिर मुख्तलिफ होते हैं, ये फिर हर एक टेंस के साथ अपना अपना पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये जहन में रखे कि इसमें ये दो चीजें जरूरी होती है और ये कॉमन होती है, बी फॉर्म और इसके साथ वर्ब थर्ड फॉर्म। तो बी फॉर्म तो चेंज होता रहता है टेंस के हिसाब से, और ये वर्ब थर्ड फॉर्म वही का वही रहेगा। हर एक पैसिव वॉइस, हर एक टेंस के पैसिव वॉइस में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते, दूसरा फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, कुछ जुमले ऐसे होते हैं जिसके पैसिव वॉइस नहीं बनते, वो एक्टिव में ही आप इस्तेमाल करेंगे और एक्टिव ही उसके लिए यूजफुल होंगे। जैसे आई अराइव्ड नाउ, तो इसको अब हम किस तरह चेंज करेंगे या किस तरह हम इसको पैसिव बनाएंगे? नहीं बना सकते। आई अराइव्ड नाउ, ही रन्स फास्ट, इसका पैसिव नहीं बन रहा, इसका पैसिव नहीं बन रहा, क्योंकि इसमें जरूरी है कि सब्जेक्ट हिस्सा लेगा, इसमें भी जरूरी है कि सब्जेक्ट एक्टिवली हिस्सा लेगा। तो इसमें भी लिया है हिस्सा, इसमें भी लिया है, तो इसीलिए ये एक्टिव वॉइस है, इसकी पैसिव नहीं बन सकती। अच्छा, ये तो था लेक्चर पैसिव वॉइस के हवाले से। पहले आप वॉइस समझ गए, फिर वॉइस दो किस्म के हैं, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। एक्टिव वो जिसमें सब्जेक्ट एक्टिव हो, पैसिव वो जिसमें सब्जेक्ट पैसिव हो। अच्छा, फिर हम कहां कहां पे पैसिव वॉइस को इस्तेमाल करते हैं? तो जहां जहां पे जिन सिचुएशंस में हम पैसिव वॉइस इस्तेमाल करते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। और फिर इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर इसकी क्या है? फिर स्ट्रक्चर तो हर एक टेंस के हिसाब से अलग होता है, लेकिन जो मेन चीजें हैं वो इसमें यह है कि बी फॉर्म होगा और बी फॉर्म के साथ साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सारे पैसिव वॉइसेस में ये सारी चीजें, ये दो चीजें जो है सारे पैसिव वॉइस में है, कॉमन है। अच्छा, कुछ फिर ऐसे जुमले हैं जिसकी पैसिव नहीं बन रही, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव, क्योंकि उसमें वर्ब इंट्रांजिटिव इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक है। तो इसी वजह से उसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू वेरी सून in the next class. Take care.